नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। दक्षिण भारत का कुटनाड क्षेत्र चर्चा में। क्षेत्र जूझ रहा है पानी की कमी से। केरल राज्य में आता है कुटनाड। लाओस में एंथ्रेक्स के फैलने के बाद थाईलैंड हुआ सतर्क। एंथ्रेक्स है एक खतरनाक और जानलेवा रोग। बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया के कारण होता है एंथ्रेक्स। और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरी दर में किया गया इजाफा। गोवा में सबसे अधिक 10.56% की बढ़ोतरी। पूरे भारत में लगभग 7% की हुई औसत वृद्धि। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक वोटर होने के नाते जो सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको ध्यान देनी है वो है वोटर्स का अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानना। यानी प्रत्याशी पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितना पढ़ा लिखा प्रत्याशी है और उसका जनसेवा के क्षेत्र में कितना अनुभव है इत्यादि। ऐसा ही काम एक संस्था भी आपके लिए करती है और संस्था का नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। इस संस्था द्वारा मौजूदा 514 लोकसभा सांसदों के हलफनामों की जांच की गई है। दरअसल चुनाव के पहले प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में हलफनामे जमा करवाते हैं जिनमें इनकी सारी कुंडली यानी सारी जानकारियां होती हैं। चलिए बताते हैं इस विश्लेषण में क्या डेटा सामने निकल कर आया है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार मौजूदा 514 लोकसभा सांसदों में से 225 यानी लगभग 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन आपराधिक आरोपों वाले सांसदों में से 29% गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप भी शामिल हैं। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों में से 9 पर हत्या के मामले दर्ज हैं और इन 9 में से 5 सांसद सत्ताधारी दल से संबंधित हैं। इसके अलावा 28 मौजूदा सांसदों पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले दर्ज हैं, जिनमें से 21 सांसदों का संबंध सत्ताधारी दल से है। इसी तरह मौजूदा 16 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बलात्कार के भी 3 आरोप शामिल हैं। अब अगर ये देखें कि यह सांसद किस किस राज्यों से हैं तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के 50% से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट इन सांसदों के वित्तीय पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। प्रमुख दलों में बीजेपी और कांग्रेस में अरबपति सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य दलों का भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। विश्लेषण से सांसदों के बीच संपत्ति में असमानता का भी पता चलता है। कुछ के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है जबकि अन्य के पास न्यूनतम संपत्ति भी है। विश्लेषण किए गए लोगों में से 5% अरबपति हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक की है। खासतौर से सबसे अधिक घोषित संपत्ति वाले शीर्ष 3 सांसद नकुलनाथ कांग्रेस के, डीके सुरेश कांग्रेस के और कनुमुरु रघुराम कृष्ण राजू निर्दलीय। इनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ है। इसके अलावा रिपोर्ट मौजूदा सांसदों के बीच शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उम्र और लिंग वितरण पर भी प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार 73% सांसदों के पास स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता है और मौजूदा सांसदों में से केवल 15% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा योजना के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया है। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरी दर में इजाफा किया गया है। गौरतलब है कि यह इजाफा 4 से 10% तक का हुआ है। चलिए जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अब मनरेगा के तहत मजदूरी की क्या सिचुएशन है और अलग अलग राज्यों में यह मजदूरी दर तय कैसे होती है। देखिए, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी की बात करें तो अब नए वित्तीय वर्ष से हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अब यहां अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 374 रुपए का भुगतान होगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यह सबसे कम है। यहां अकुशल श्रमिकों को 234 रुपए ही भुगतान होगा। अब मजदूरी दर में इजाफे के प्रतिशत की बात करें तो गोवा में सबसे ज्यादा 10.56% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04% की वृद्धि हुई है। इस तरह अब गोवा में 34 रुपए की वृद्धि के साथ मनरेगा मजदूरों का प्रतिदिन भुगतान 356 रुपए का हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वृद्धि केवल 7 रुपए की हुई है, जिससे अब इन दोनों राज्यों में मजदूरी दर 237 रुपए प्रतिदिन की हो गई है।
इसके अलावा 3 अन्य राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनरेगा मजदूरी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार कर्नाटक में नई मजदूरी दर 349 रुपए प्रतिदिन होगी, जो मौजूदा दर 316 रुपए प्रतिदिन से 10.44% ज्यादा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए मजदूरी दरें 300 रुपए प्रतिदिन तय की गई हैं, जो पिछली 272 रुपए प्रतिदिन की तुलना में 10.29% अधिक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समान मजदूरी दर है, यहां लगभग 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ 8 अन्य राज्यों या यूटी में 5% से नीचे की वृद्धि देखी गई। ये हैं हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप। अब पूरे भारत की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर पूरे भारत में मजदूरों के पारिश्रमिक में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई। इस वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत अखिल भारतीय औसत मजदूरी दर 285.47 रुपए प्रतिदिन हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यह दर 267.32 रुपए प्रतिदिन थी। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचित नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएंगी। अब यह भी जान लीजिए कि मनरेगा 2005 के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें कैसे तय की गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत श्रमिकों के लिए राज्यवार मजदूरी दरें तय करती है। ये मजदूरी दरें CPI-AL यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम में बदलाव के अनुसार तय की जाती हैं। यह सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति या महंगाई में वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में लाओस में एंथ्रेक्स के फैलने के बाद थाईलैंड भी सतर्क हो गया है। थाईलैंड सरकार ने देश में लाइव स्टॉक यानी पशुधन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि लाओस में एंथ्रेक्स के फैलने के बाद थाईलैंड में भी 50 से ज्यादा संदिग्ध ह्यूमन केसेज सामने आए हैं। कम्युनिस्ट देश लाओस में मीडिया ने 65 संदिग्ध मामलों की सूचना दी है। इनमें से 54 केस दक्षिणी चंपासाक प्रांत में हैं, जो कि थाईलैंड की सीमा पर है। संदिग्ध ह्यूमन केसेस के सामने आने के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री को विशेष रूप से सीमाओं के पास कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। साथ ही थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को बीमारी की बारीकी से निगरानी करने और जनता की रक्षा करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर व्यक्तियों को जानवरों में कोई असामान्यता नजर आती है तो उन्हें तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। आपको बता दें कि थाईलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1995 में एक वर्ष में सबसे अधिक 102 मामले सामने आए थे। वहीं 2001 के बाद से मानव एंथ्रेक्स के मामलों की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। आइए अब समझते हैं एंथ्रेक्स क्या है और ये क्यों इतना खतरनाक है। देखिए, एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा रोग है। यह मानव और पशु दोनों को संक्रमित करता है। 20वीं सदी के आने तक इस रोग के कारण एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लाखों पशु और मनुष्य मारे गए। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रेक्स मिट्टी में इसी बैक्टीरिया से फैलता है और फिर आमतौर पर चरने वाले पशुओं और जंगली जानवरों को संक्रमित करता है। एंथ्रेक्स एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब क्या हुआ? जूनोटिक बीमारी का मतलब हुआ कि यह जानवरों से मनुष्यों तक फैल सकती है और कुछ मामलों में यह घातक हो सकती है। एंथ्रेक्स रोग को मुख्य रूप से स्प्लीनिक फीवर, वूल सॉटर्स डिजीज, हाइड पॉटर्स डिजीज और गिल्टी बीमारी के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं इसे जहरी बुखार भी कहते हैं। एंथ्रेक्स का फैलाव गर्म और आर्द्र दिनों में जीवाणुओं के माध्यम से होता है और यह बीमारी भेड़ों में अधिक पाई जाती है। हालांकि एंथ्रेक्स की पहचान मृत्यु के बाद ही की जा सकती है, क्योंकि एंथ्रेक्स रोग से मरने वाले जीव के प्राकृतिक छिद्रों से यानी मुंह, नाक और अन्य छिद्रों से काला झागदार खून निकलता है। यह भी ध्यान दीजिए कि एंथ्रेक्स संक्रमित जानवरों में मौत मुख्य रूप से गुर्दे की विफलता और सेप्टिकेमिक शॉक के कारण होती है। एक खास बात और है कि एंथ्रेक्स संक्रमित जानवरों की पोस्टमार्टम वायुमंडलीय जैविक स्पोर्स के कारण नहीं की जाती। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाला वैक्सीन और एंटीबायोटिक आज की तारीख में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पॉस्चर ने सबसे पहले इसकी पहली प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था।
दक्षिण भारत का कुट्टनाड क्षेत्र आजकल चर्चा में है। कुट्टनाड क्षेत्र के चर्चा में आने का कारण यहां व्याप्त जल संकट है। यह क्षेत्र केरल की फेमस आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के तहत आता है। कुट्टनाड बैकवाटर, नदियों, नहरों और विशाल धान के खेतों के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि कुट्टनाड आर्द्र भूमि प्रणाली वेम्बनाड आर्द्र भूमि प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन एक मेजर वेटलैंड का हिस्सा होने के बावजूद इस क्षेत्र के कई गांवों में पीने के पानी तक की समस्या होने लगी है। आइए समझते हैं क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं कुट्टनाड क्षेत्र को। जैसा कि आपको अभी बताया मैंने कि कुट्टनाड भारत के केरल राज्य में आता है। कुट्टनाड दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह अलापुझा, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिलों को कवर करता है और 62 ग्राम पंचायतों तक फैला है। यह क्षेत्र अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशेषताओं के चलते जाना जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र की ऊंचाई भारत में सबसे कम है और यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर नीचे खेती की जाती है। यहां बैक वाटर धान की खेती की जाती है, जिसे कयाल की खेती भी कहते हैं। दरअसल बैक वाटर से जमीन प्राप्त करके ही यहां खेती होती है। यहां चावल एक प्रमुख उत्पादक फसल है और यह क्षेत्र राज्य का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके कारण इस क्षेत्र को केरल का चावल का कटोरा कहते हैं। इसके अलावा कुट्टनाड के किसान बायोसलाइन एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। बायोसलाइन एग्रीकल्चर यानी जैव लवणीय कृषि। इसके तहत सलाइन रिच ग्राउंड वाटर या सॉइल में पौधों का उत्पादन और विकास होता है। इस क्षेत्र की इसी खास कृषि विशेषता के चलते खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने 2013 में कुट्टनाड कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। बहरहाल इसकी अन्य भौगोलिक विशेषता की बात करें तो केरल की 4 प्रमुख नदियां पंबा, मीनाचिल, अंचकोविल और मणिमाला इस क्षेत्र में बहती हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र पुन्नमदा बैक वाटर्स में अपनी नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, इस नौका दौड़ को मलयालम भाषा में वल्लम कल्ली के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुट्टनाड में सालाना औसतन 250 से 300 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी यह क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है। यह क्षेत्र बदलते मौसम के पैटर्न के गंभीर परिणामों का सामना कर रहा है। 2018 की विनाशकारी बाढ़ के बाद कुट्टनाड में कई जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं और वर्षा जल संचयन गड्ढे नष्ट हो गए या अनुपयोगी हो गए। बार बार आने वाली बाढ़ से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यहाँ के लोग क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञ जल परिवहन, हाउसबोट पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उचित अपशिष्ट प्रबंधन की कमी बताते हैं। इससे कुट्टनाड में प्रदूषण में योगदान होता है। यहाँ जल प्रदूषण के कारण कुएं का पानी भी अब उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं। इसके साथ ही कुशल जल प्रबंधन का अभाव भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख मुद्दा है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। WHO ने कोरोना वायरस के म्यूटेंट की पहचान और निगरानी के लिए लेबोरेटरीज का एक ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च किया, जिसे कोविनेट नाम दिया गया है। कोविनेट में 21 देशों की 36 लैब्स शामिल हैं, जिनमें 3 इंडियन लेबोरेटरीज भी हैं, यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि कोविड-19 पहली डिजीज X थी, यानी ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं है। WHO उसे डिजीज X की कैटेगरी में रखता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम ने फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जारी किया। इसका शीर्षक है सोचो खाओ बचाओ, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करने के लिए प्रगति पर नजर रखना। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि पूरे विश्व में वर्ष 2022 में लगभग 1 अरब 5 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न की बर्बादी हुई, जो कि कुल उत्पादित अनाज का लगभग 19% है। बात केवल यही नहीं खत्म होती, बल्कि यह रिसर्च भी सामने आई है कि प्रत्येक व्यक्ति एक साल में लगभग 79 किलो फूड वेस्ट करता है, जबकि पूरी दुनिया में 78 करोड़ 30 लाख लोग भूख से जूझ रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए संयुक्त सूचकांक जारी किया गया है। इसमें पिछले साल की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में किन्हें रखा जाता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी और इस्पात शामिल किए जाते हैं।
जो कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा रखते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन से पता चला है कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC, जो कि इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली एक समुद्री धारा है, इसकी स्पीड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी आई है। दरअसल ACC ग्लोबल क्लाइमेट के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसकी स्पीड में तेजी का मतलब है कि अधिक गर्म और गहरा पानी अंटार्कटिका के बर्फ से ढके तटीय किनारों तक पहुंचने लगेगा, जो कि आने वाले समय में साउथ पोल पर बर्फ को पिघलाने के साथ साथ और भी कई समस्याओं को जन्म देगा। भारतीय नौसेना ने मेघयान 24 सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार की थीम रही एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। सेमिनार के दौरान जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटीज बनाने की बात कही गई। साथ ही वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र लॉन्च किया गया। इंद्र का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। इस एप्लीकेशन को नौसेना के साथ मिलकर भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, दक्षिण भारत का कुट्टनाड क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुट्टनाड क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर नीचे खेती की जाती है। खाद्य और कृषि संगठन ने 2013 में कुट्टनाड कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। यह इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, खाद्य और कृषि संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखें लास्ट बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में आए स्टार्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसी भी पृष्ठभूमि के छात्र या छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।